हाय एवरीवन, दिस इज रोशन लाल। आज मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस क्या होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसी टर्म है जो अक्सर हम सुनते हैं। आजकल चारों तरफ इसकी चर्चा होती है और कंपटीशन एग्जाम में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ग्रीन हाउस क्या होते हैं? देखिए, जो वेस्टर्न कंट्री है, जहाँ जो कोल्ड कंट्री है, जैसे यूके, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर क्या है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स को उगाने के लिए एक स्पेशल टाइप के हाउस बनाए जाते हैं जिनको हम ग्लास हाउस कहते हैं। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इनके इनकी जो रूफ है, इनकी जो छत है, वो कांच की बनी होती है, इसलिए हम इनको ग्लास हाउस कहते हैं। देखिए, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इनको, ये जो ग्रीन हाउस हैं या जो ग्लास हाउस हैं, इसमें देख रहे हैं आपके चारों तरफ क्या है, ये ग्लास से कवर है और अंदर क्या है, ये इसमें प्लांट्स हैं। ये फ्रूट और वेजिटेबल दोनों कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि चारों तरफ ये गिलास से कवर है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो सनलाइट इस गिलास से आके आएगी, गिलास को जो स्ट्राइक करेगी, वो अंदर इसमें एंट्री कर जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अंदर से जो 30% जो आपका रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, सनलाइट, वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। 70% जो सोलर रेडिएशन है वो क्या होता है, एस्केप आउट होता है। लेकिन गिलास होने की वजह से वो इसी में स्ट्राइक करके गिलास उसको बाहर जाने से रोक लेता है। और जब बाहर जाने से रोक लेगा तो अंदर जो है वो हीट डेवलप होगी, और वो हीट क्या है, इन प्लांट्स के लिए जरूरी है। देखिए, आप यहाँ पर आपने बहुत बड़े बड़े इस तरीके के देखे होंगे हाउस बने हुए, जिसके अंदर हम ये पेड़ पौधे उगाते हैं और ऊपर जो है कवर रहता है ये किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। वो कांच भी हो सकता है और पॉलिथीन भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमको कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर कहीं बहुत कम टेम्परेचर है किसी जगह का, तो वहाँ हम कांच का यूज करेंगे, क्योंकि वो अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा मेंटेन कर सकता है। और अगर कहीं टेम्परेचर थोड़ा ठीक है, मेंटेन है, और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो हम वहाँ पर ये पॉलीथीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस है। और इनके अंदर क्या है, इनके अंदर का टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है। तो इसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनमें जो एक मेन गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। तो CO2 गैस क्या है, एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि जो लिविंग थिंग्स हैं वो उसके एब्सेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से ही जो प्लांट्स हैं उनके लिए खाना मिलता है, और जो प्लांट हैं वो सारी लिविंग थिंग्स का क्या है, खाना है। तो प्लांट को अगर रहना है तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर एक बात और मेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट की तरह नहीं देखी जाती है। वो पॉल्यूटेंट नहीं है, वो जरूरी है, उतना हो जाए तो वो पॉल्यूटेंट नहीं आएगी। लेकिन अगर 0.03% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंट होगी तो वो पॉल्यूटेंट मानी जाएगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये इसका काम क्या है? एक तो जो आपके प्लांट है उनको खाना देना, और एक आपका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। जो लिविंग थिंग्स हैं उनके एग्जिस्टेंस के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको मेंटेन कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन गैसेस। अब इसके लिए क्या है, ये जो है, जो एक ये अर्थ के चारों ओर इन्होंने एक लेयर बनाई हुई है। उस लेयर में क्या होता है, उस लेयर के अंदर जो सनलाइट है वो एंट्री तो करती है, लेकिन उस बाहर एस्केप नहीं कर पाती, और उसका बहुत ज्यादा जो पार्ट है वहीं पर वो रोक लिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए जो रिक्वायर्ड है उसके लिए वो जरूरी रहता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में डे बाय डे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल को, फायरवुड को, और आपके पेपर्स को, जो आपकी ड्राई लीव्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। इनके बर्न करने से, क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल को जलाएंगे, तो उसमें कार्बन होगा, और कार्बन जब बर्न होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो CO2 गैस रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में डे बाई डे। अब ग्लोबल वार्मिंग के आप इंसिडेंट को समझें। देखिए, दो फिनोमेना आपके पास में है। एक फिनोमेना नेचुरल फिनोमेना है, और जो दूसरा फिनोमेना है ये ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है। दो दो इफेक्ट है यहाँ पर। नॉर्मली क्या होता है कि जब जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस है वो एक जो नेचुरल जो होनी चाहिए वो जो है, उससे क्या होगा, जो सोलर का जो रेडिएशन है वो अर्थ पे आता है, अर्थ पे स्ट्राइक करता है, और वहां से वो इमिट होके स्पेस में चला जाता है। तो
मोर हीट एस्केप इनटू द स्पेस, तो बहुत कम हीट यहाँ पर रह जाती है जो एटमॉस्फेयर में जो जरूरी है। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे, जब प्रोड्यूस कर देंगे, ज़्यादा उसकी अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों का एक बाहर ब्लैंकेट बन जाएगा, एक डेंस एक ब्लैंकेट बनेगा, और डेंस ब्लैंकेट बनने से क्या होगा, जो जो सोलर रेडिएशन अर्थ पे आ रहा है, वो अर्थ पे स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, बाहर जो इमिट होगा, तो इमिट होने में ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैस की जो लेयर है, वो उसको बाहर जाने से रोक लेगी, और जो हीट है वो कम से कम स्पेस में जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा हीट एटमॉस्फेयर की ग्रीन हाउस गैस द्वारा रोक ली जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ का और अर्थ के जो 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 एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस बढ़ते टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन कौन सी है, वो देखिए देखिए यहाँ पर उनका परसेंटेज भी मैंने शो किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 50% इसका रोल है, मेथेन का 19%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 17%, ओजोन का 8%, नाइट्रस ऑक्साइड का 4%, और वाटर वेपर्स का 2%। तो ये इनके रोल हैं, ये सारी की सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या क्या है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, आप देखिए ग्लेशियर जो आइस कैप हैं वो क्या होंगे, वो जल्दी से जल्दी पिघलेंगे, और जल्दी पिघलेंगे तो जो नीचे इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, जिनका जो स्तर है वो कम है समुद्री एरिया के मुकाबले में, तो वहां पर क्या है, वहाँ फ्लडिंग होगी, यानी कि वहां पर बाढ़ आ जाएगी, जो आपके लो लाइंग एरिया है वहां पर। जो फर्टाइल लैंड है वो बैरन हो जाएगी, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है वो कैसी हो जाएगी, बेकार भूमि हो जाएगी, फिर उसमें फसलें पैदा नहीं होंगी। और जो एटमॉस्फेयर का जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, उससे जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो इन्फेक्शन के द्वारा होती हैं, वो ज़्यादा होने लगेंगी, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, येलो फीवर है, स्लीपिंग सिकनेस है। तो ये जो है वो सोसाइटी में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर एक अच्छी बात भी है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, वो उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, तो ये एक इसका मतलब अच्छा इफेक्ट भी है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, पराली हैं, जो या जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, हम उसको कम से कम क्या करें, बर्न करें, कम से कम जलाएं। और दूसरा क्या होगा कि हम प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। प्लांट लगने से क्या होगा, जो हमारा ग्रीन कवर है अर्थ का, वो ज़्यादा ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग कम है। इलेक्ट्रिकल आइटम्स को हम कम से कम यूज करें, एसी, फ्रिज, कूलर, वाटर, जो वाटर कूलर हैं, या और जो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक आइटम हैं, उनको कम से कम उनको इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम रिलीज होगी। थोड़ी थोड़ी दूरियों के लिए भी हम अगर बाजार जाएं तो बाइसिकल लेके जा सकते हैं, वहाँ हम जो है कार या स्कूटर या बाइक से ना जाएं, उनको अवॉइड करें, और बाइसिकल का प्रयोग करें, साइकिल का प्रयोग करें। स्मोकिंग हमें को अवॉइड कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस पर तो बिल्कुल भी हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट जो है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, अपनी कार या बाइक के बजाय, अगर हम दूरी ज़्यादा है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है एटमॉस्फेयर में कम होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। अच्छा, ऐसे लोगों के बीच में हम अवेयरनेस को फैलाएं जहाँ जो लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कम जानते हैं, तो हम इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। पेपर वर्क को हम कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल डिजिटल जो है एज है, तो हम उनको इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली हम अपने कामों को करें, और पेपर वर्क कम से कम यूज करें। तो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में, कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेन मेन गैसें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, वाटर वेपर्स है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सारी की सारी गैसें ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं, और इनकी वजह से जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। तो इस टेम्परेचर को रोकने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस CO2 की मात्रा को कम से कम क्या करना है, एटमॉस्फेयर में जाने से रोकना है। थैंक यू।